नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार सर जी। चाइना का रोबोट देखा आपने, वो कुत्ता और उस देश का ना भूत बना दिया जी उन्होंने 2 दिन। डीडी न्यूज़ ने भी उसको चला दिया, वो डिलीट कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। और इनकी रील्स बनाने के लिए मोदी जी की उस AI समिट को बहुत लंबे समय तक बंद रखा गया सर। वहाँ खूब लोगों की चोरियाँ हुई और अव्यवस्थाएं फैली और उसका निचोड़ ये है कि 2.5 लाख बच्चों को शपथ दिलवाई गई है कि वो AI का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। तो जो व्यवहार में लाने की ज़रूरत है उसकी जगह शपथ से ये काम चला रहे हैं। तो भारत देश की सफलता पे आप क्या उद्गार प्रकट करना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सम्मेलन भारत में आयोजित क्यों हुआ। AI की फील्ड में आप कहाँ खड़े हैं दुनिया के वैश्विक स्तर पर? आपकी कोई गिनती तो है नहीं वहाँ। और जो गलगोटिया ने किया वो सब कुछ प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेके ही लोग करते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने संभवतः किसी विदेशी डिग्नेटरी के सामने ये कहा था कि भारत में बच्चा पैदा होता है तो पैदा वो आई बोलता है, हाँ, और AI भी बोलता है। तो वो शुरू से ही हमारे बच्चे तो AI से वो मतलब इतने एडवांस हो चुके हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। अब इसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री के मतलब प्रधानमंत्री के देश के जो लोग हैं, खासतौर से युवा पीढ़ी, वो किस तरह की भाषा में क्या कहेगी? ये नहीं करेगी तो क्या करेगी? कि चाइना से कुत्ता आएगा, खरीद लिया यहाँ और उसको दिखा दिया कि हमने बनाया, और उसके बाद में जलील हो रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं दुनिया भर की। बट चाइना में बहुत मजाक बन रहा है इनका। हाँ, नहीं, वो तो मजाक उड़ाएंगी, लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं चीज़ों से। ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। वो इतने बड़े बड़े अपमान के घूंट पी गए, तो ये तो क्या मायने रखता है उनके लिए। लेकिन बहुत गंभीर प्रश्न ये है कि हमारी जो एजुकेशन है हायर लेवल की, उसका मजाक बन गया पूरे देश दुनिया में। लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं हम। और अबे आप कुछ करो, तरक्की करो, उसके बाद में दुनिया को दिखाओ तो बात समझ में आती है। लेकिन बिना मतलब एक चीन जो चीन तो मशहूर इस काम के लिए कि वो नकल करता है। हाँ जी। और हमने चीन की नकल कर ली और नकल नहीं, उनका अपना बता दिया, अपना ही बता दिया। तो और उससे हम कह भी सकते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री से पूछो जी ऐसा हो गया, तो वो कहेंगे देखिए वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है, जो भी कुछ समस्त विश्व में है वो सबका है, तो जो चीन का है वो हमारा भी है। हम तो प्रारंभ से ही वैदिक काल से इन चीज़ों में भरोसा करते हैं। तो ठीक है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई फर्क था ही। संबित पात्रा की फोटो वायरल कर रहे हैं, वहीं से पढ़े क्या वो? नहीं, वो कहते हैं कि उनके वो हैं सलाहकार हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर ऐसी सलाह दी होगी उन्होंने। कुछ लोग कह रहे हैं VC हैं उनके। हाँ, तो सोशल मीडिया बहुत लोग कह रहे हैं फजीयत हुई है, पर फजीयत उसकी होती है जो कोई मानता हो, और जो मानता नहीं उसकी क्या फजीयत होगी इसमें। गफ्फार मार्केट में बोलते हैं सर ऐसे झूठ। वहाँ पे आप कुछ चीज़ लाओगे, पता नहीं उसके अंदर ईंट निकल जाए, क्या निकल जाए, लेकिन लोग ऐसे वहाँ फर्जीवाड़े चलते हैं बहुत ज़्यादा। दरअसल 2014 के बाद जो नया भारत है ये, इसमें इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। हमको दरअसल पुराने भारत की आदत पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने, आपने ध्यान दिया होगा, पार्लियामेंट में ये कहा था, बिल्कुल उन्होंने सारे चीज़ों पर पर्दा डालते हुए कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो रहा है, एक नई तरह की दुनिया बनने जा रही है, जिसकी अनुभूति और जिसका ज्ञान प्रधानमंत्री को है, और अभी देश समझ नहीं पा रहा। तो वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत में भी, वो इसलिए हो रहा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और ये प्रसन्नता की और उपलब्धि की बात है कि जब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, तो उस समय भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो आपको अजीब लगती हैं, मुझे अजीब लगती हैं, जिस पर हम सरकार की आलोचना करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से ये सारी चीज़ें हो रही हैं जी। और ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इस समय मोदी जी का नेतृत्व है। अन्यथा अगर कोई और व्यक्ति होता तो भारत तो गया था, जैसे उनके सपोर्टर कहते भी हैं कि अगर मोदी जी ना होते तो ये हो जाता।
अगर मोदी जी ना होते तो वो हो जाता। तो ये तो बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है कि वो हैं, और जो एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है उसका, उसमें भारत को ले जाने का वो काम करेंगे। तो वो अपनी तरफ से सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कुछ, चाहे एपिस्टाइन फाइल हो या जो भी तमाम तरह की चीज़ें यहाँ हो रही हैं, वो सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, और भारत अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा है। और इसमें वो ये भी कहते हैं कि जो नई वैश्विक व्यवस्था होगी इसका नेतृत्व सच में भारत करेगा। तो जो विश्वगुरु वाली बात कही उन्होंने, वो भी वैसे ही नहीं कही है। हम लोग ना मजाक उड़ा देते हैं उनकी, हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे ही फोटो लगाना चाहिए इधर उससे। हाँ, नहीं, मुझे भी कई बार महसूस होता है कि हम बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि वो कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और इसीलिए वो कई बार क्या ना समझाने की कोशिश भी नहीं करते, चुप हो जाते हैं, मौन में चले जाते हैं। अब आपको, मैं तो अभी ये सोच रहा था कि मैं वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मुझे लेना पड़ेगा, चूँकि भारत से रिलेटेड खबरें तो यहाँ तो मिलती नहीं है, वहीं छपती हैं जी। हाँ, चूँकि खबर वो बताते हैं कि कब ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया गया है और कहाँ क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो खबरें तो वहाँ से आती हैं। इवन ट्रेड डील हो रही है, यहाँ से कोई खबर नहीं आ रही, वहीं से सब वहीं से आ रही हैं, है ना। और एक नया, मतलब ये भारत की स्थिति ये हो चुकी है कि यहाँ जो राजदूत हैं सर्जियो गोर करके जो हैं, तो वो हमारी वेस्टर्न कमांड में वहाँ पहुँच गए, उन्होंने ट्वीट किया कि आई एम इन चंडीगढ़, वेस्टर्न कमांड पे। और ये ले रहे हैं जी, हाँ, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, और शायद किसी भी संप्रभु राष्ट्र के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई राजदूत आके वहाँ चला जाए और वो बता रहा सारी दुनिया को कि मैं यहाँ आया हूँ, जस्ट लाइक ए वायसराय जैसा आ गया हो दौरे पर। तो प्रश्न बहुत, स्थिति बहुत गंभीर है, और समझदार लोग तो ये भी जो थोड़ा सा चौकन्ने हैं भविष्य को लेकर, उनको ये लग रहा है कि भारत जो है अब दूसरे तरह के गुलामी के दौर में जा चुका है। अभी धर्मेंद्र जी जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने म्यूनिख में एक बयान दिया था कि वेस्टर्न डोमिनेंस बनाने के लिए जी, जो देश जिन्होंने पहले कॉलोनाइजेशन किया था पूरी दुनिया का, जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, है ना जी, और जर्मनी वगैरह, इन्होंने तो अपनी कॉलोनीज बनाई थी, तो वो अब ये कह रहे हैं कि फिर से वो दौर आ गया कि हम एक ग्लोबल साउथ को डोमिनेंट करें, मतलब फिर से उसको कॉलोनी के रूप में डेवलप करें। और उस ग्लोबल साउथ में क्या है, एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश हैं जो अभी डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। तो वहाँ से एक संकेत मिल रहा है कि जिस व्यवस्था को सेकेंड वर्ल्ड वार से तक आके हमने ख़त्म कर दिया था, देश आज़ाद हुए थे, उनको फिर से एक नए तरीके की गुलामी के दौर में डालना है, और भारत में वो शुरुआत हो चुकी है, जिसके एक तो प्रमाण ये है कि वहाँ के वो जो तथाकथित राजदूत हैं वहाँ जा रहे हैं, दूसरे जो खबरों का स्रोत बन गया वो सारा का सारा वहाँ से आ रहा है, और ये जो ट्रेड और ट्रैफिक की वार शुरू हुई है, एक नया तरीका देशों को गुलाम बनाने का। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मोदी जी बता रहे हैं वो इसी तरह का कम से कम है। अभी रूस ने पाकिस्तान के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं जी, क्योंकि भारत तो अमेरिका कुछ कर नहीं दे रहा रूस के साथ, तो रूस ने पाकिस्तान के साथ अपना, तो इस नए दौर में जो ना दोस्ती की परिभाषा भी बदल गई, क्योंकि रूस अपना रिलायबल फ्रेंड था। वही, रूस हमारा परंपरागत मित्र था, और ईरान जैसा हमारा परंपरागत मित्र था। तो उन देशों के साथ जहां हमारे बहुत पुराने संबंध थे और भरोसेमंद टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स थे हमारे, वो वहाँ से चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है कि नए नए दोस्त मिल रहे हैं। वो दोस्त इंटरेस्ट के दोस्त हैं, जब तक आपका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, आप एक दूसरे की इज्जत पूरी कर रहे हैं, तब तक वो दोस्त हैं। तो दोस्ती की जो हम भारत में आम तरह भी कहते हैं ना कि भाई आजकल वो ज़माना नहीं रहा, अब दोस्त नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें, तो वो अब दो देशों के बीच में भी इस तरह के संबंध होते हैं कि प्योरली रिलेशंस आर बेस्ड ऑन यूटिलिटी, और आप उनका इंटरेस्ट सर्व कर रहे नहीं कर रहे। तो परंपरागत मित्रता और बड़ा गहरा दोस्त होना और बुरे वक्त में काम आना, ये सारी डेफिनेशन बदलती जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, सब इसको आप स्वाभाविक मान के नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर आपको शांति से जीना है, और अगर आप चिंतित रहना चाहते हैं, और होना चाहिए सच में चिंता। लेकिन सर बात चिंता की नहीं है। जैसे हमारी सेनाएं हैं, क्या आपने 2014 से पहले किसी मतलब बाबा के कार्यक्रम में सेना की वर्दी में मतलब लोग वो कर रहे हैं, देखिए बहुत ही अवार्ड ले रहे हैं उनसे, मतलब जिस अवार्ड को मतलब सरकार से कोई लेना देना नहीं है, रक्षा मंत्री वहाँ पे मौजूद है। देखिए इस नए सिस्टम में, नए भारत में
किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल ज़मीन पे टेकने का भी प्रयास हो रहा है। ये जो बाबा है जग्गी वासुदेव, इसके बारे में पहले तो इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि ये वो व्यक्ति है जिस पर अपनी पत्नी के हत्या का आरोप है। नंबर 2, उस पर इस तरीके के आरोप भी लगे हैं जो एपस्टीन पर लगे हैं। खास बात यह कि उन्होंने आदिवासियों की जमीन छीनने के आरोप हैं उनके ऊपर। और वो आदमी अपने एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में प्रधान उसको बुला रहा है, रक्षा मंत्री के। इससे पहले अमित शाह भी गए एक कार्यक्रम में, जहाँ तक मेरी जानकारी 2017 से वो ये कार्यक्रम करते हैं, और प्रधानमंत्री भी गए बताते हैं वहाँ पे। तो ये तो भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं वो सब ऐसे लोगों के संपर्क में रहते ही हैं। लेकिन क्या भारतीय सेना के इतने उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी ये ध्यान नहीं है कि उनको कहाँ वर्दी पहन के जाना? क्यों वर्दी में जा रहे हो भाई आप? दूसरे, उस पुरस्कार की कोई मान्यता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो कोई पद्म पुरस्कार कर नहीं है, कोई भारत रत्न नहीं है। नहीं, अब हम अवार्ड घोषित कर दें भारतीय पद्म पुरस्कार, हाँ, क्या उससे क्या होगा? तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी जाके उन्होंने बल्कि सेनाओं का एक तरीके से उनको थोड़ा सा असुविधा और सहज कर दिया है। मैं तो 1-2 शायद, वो जो वेटरन है वो बहुत ही मतलब उसको वो कर रहे हैं, लताड़ लगा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल यस मोर हैं, वो बहुत ही तीखी निंदा कर रहे हैं। हाँ, वो मैंने भी देखी थी रील, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, भद्दा लग रहा है उनको। और ये बुरा लगने वाली बात है भी। मतलब आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये हो क्या रहा है धर्मेंद्र जी? आप देख लो अपने जहाँ, जैसा हम रोहतक में रह रहे हैं, यहाँ भी इर्द गिर्द आपको कुछ ऐसे बाबे मिलेंगे, संत टाइप से लोग, वो हर कार्यक्रम में और सबसे अगली कुर्सी पे वो विराजमान होते हैं, कस्बों में खड़े कर दीजिए। सरकार के मंत्री आते हैं, उनके बिल्कुल चरण स्पर्श करते हैं, और उसको ये कहा जाता है कि देखिए ये है सनातन के संस्कार। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला के सैकड़ों संतों को उन्होंने सम्मान किया, शॉल उड़ाई, ये भी नई परंपरा है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो डीजीपी लेवल के लोग हैं, वो शिवरात्रि पे जो कांवड़ ला रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये सारी चीजें हो क्या रहा है? अब कुंभ के मेले हैं, महाकुंभ हो रहे हैं, और आयोजन होते हैं, वर्दी में लोग बागेश्वर को सैल्यूट कर रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ही हो रहा है, और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और उसका ये कह के डिफेंड किया जाता है कि भाई क्यों ना हो, है ना, कि भाई असल में एक्चुअली वो ये कह रहे हैं यही तो हैं, इन्हीं से हम प्रेरणा ले रहे हैं, इन्हीं साधु संतों से। अब ये कितने साधु संत हैं इस देश के लोग भी बखूबी जानते हैं। और आपको ऐसे कितने फोटो हमने देखे हैं, अपने जो राम रहीम था, ये इसके सामने हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री नतमस्तक होते हैं। अनिल विज की फ़ोटो आ रही थी, वो IPS अधिकारियों को डांटते हैं, और लेकिन राम रहीम के सामने वो बिल्कुल उनके चरणों में नतमस्तक होने को तैयार हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब थे, उनके भी इस तरह के फ़ोटो आते थे। तो एक ठीक है, धर्म आपकी निजी विषय है, आप अपने जीवन में उसका जैसे चाहो इस्तेमाल करो, और जो भी करना आपने करो, लेकिन सार्वजनिक रूप से। और जब तक भारत अभी धर्मनिरपेक्ष देश अभी तो है संवैधानिक रूप से, हाँ, हिंदू राष्ट्र आपने बनाया नहीं है। हाँ, अभी बना नहीं है। तो और ये मतलब शर्म की बात है। हाँ, 2014 से आपके महामानव की सरकार है, इनको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए। अभी तक आपने जो शपथ ली है मुख्यमंत्री होते हुए या प्रधानमंत्री होते हुए या राज्यपाल होते हुए, वो तो वही ली है ना। नहीं, शपथ लेते हुए आप ये देख लो, हेमंत बिस्वा को, उसने भी शपथ ले रखी है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, बोले बहुत काम है हमारे पास। जब तक आप उस संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार शपथ ले रहे हो, तब तक तो उसका अनुसरण करो, उसका पालन करो। जब आप उसको बदल देंगे संविधान को, तो फिर आपकी मर्जी, जैसे चाहे कर लेना। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें तो आपको भारत के संवैधानिक व्यवस्था की तरह आचरण करना पड़ेगा, जैसे उसके तकाजे हैं। लेकिन बात सिर्फ वही है कि आप जो लोक राज वाली बात थी, लोक लाज वाली बात थी, वो तो खत्म है। वो तो अब तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम तो करेंगे, जिससे रोका जा सकता है रोको। हम तो सारे नियम तोड़ेंगे, सारे कानून तोड़ेंगे, सारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाएंगे, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक उनके लोग यही करने पे हैं, और देश एकदम ऐसा है बना हुआ, वो कुछ करने की स्थिति में है नहीं। हालात तो ये है। आप ये देखो सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर ही खतरा है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए हुए सर, अपने राफेल बेचने हैं उनको, और वो मुंबई की सड़कों पे अपना 2 लोगों के साथ जॉगिंग कर रहा है जी, दौड़ रहा है, मतलब बिना ताम झाम के, बिना सिक्योरिटी के वो सड़क पे निकल पड़ा जी जॉगिंग करने। और यहाँ हमारे बड़े मेहमानों को देख लो आप, उनको हमारे देश की संसद में ही खतरा है।
आज तक देश को ये नहीं पता चला है सर कि राफेल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, राफेल की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सी जनरेशन सर। ये कहते हैं कि 4.5 मैक्सिमम जनरेशन का इसको तैयार किया जा सकता है, जबकि हमारे जिनको हम कथित रूप से दुश्मन देश मानते हैं उनके पास कहीं इससे बेहतर विमान है सर। तो हम इन विमान को लेके करेंगे भी क्या? वो तो अब देखिए, जब राफेल की बात हुई थी और वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो थे तत्कालीन, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार ने मुझ पर दबाव डाला है हम पे कि आपने ये जो है ना उसको देना अनिल अंबानी को। और अनिल अंबानी कितने महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के लिए, हम तो जिक्र मुकेश अंबानी का ही करते रहे हमेशा, गौतम अडानी का, हालांकि वो पनौती है वो उठा नहीं फिर भी। हाँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा करीब तो वही थे जो उनके लिए दलाल की भूमिका निभा रहे थे, और एप्स्टीन को भी वहाँ तक ले जाने में और वो सारे संबंध वाले अनिल अंबानी का ही काम है। तो अब उनके अगर कॉरपोरेट दोस्तों की अपने हितों की आपने पूर्ति करनी है तो ये राफेल तो खरीदने पड़ेंगे। और आप ये देखो कि अमेरिका आपको निर्देश देता है कि आपने ये खरीदना, ये नहीं खरीदना, वो खरीदना, ये नहीं खरीदना, तो ये तो चलेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारत की मुझे नहीं पता सच में हो क्या रहा है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी हो रही है, लेकिन आज का भारत जो है ना वो भारत वो है रहा नहीं जो गरीब होते हुए भी ताकतवर था, स्वाभिमानी था और जो अपने फैसले खुद लेता था जी, फैसले खुद लेता था। और जब शास्त्री जी का या इंदिरा गांधी का या नेहरू का भारत था, उस समय कोई भारत की स्थिति को बहुत मजबूत थोड़ी थी। उस समय तो आप तीसरी दुनिया के जो गरीब देश हैं उनका नेतृत्व कर रहे थे और आप गरीब राष्ट्र थे। बावजूद इसके कभी भी भारत ने अपने स्वाभिमान से तो कभी समझौता नहीं किया। और अब रोज स्वाभिमान से समझौता होता है। यहाँ ये तो रूटीन चीज़ें हो चुकी हैं कि रोज हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाता है। नरेंद्र मोदी से हमें 50 शिकायतें हों वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को अगर किसी देश का, और नाम लेता हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति, अगर बार बार अपमानित करेगा और हमारा प्रधानमंत्री कभी लौट के जवाब ही नहीं देते उसको, तो उससे देश की जनता का जो स्वाभिमान है वो तो गिरता ही है और मनोबल भी टूटता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ। मनोबल तो टूटता ही सर। ये चाइना को दुश्मन बताते हुए वो तरक्की करता जा रहा है सर। चाइना तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। चाइना तो आज चाइना के विकास से, चाइना की प्रगति से तो अमेरिका चिंतित है। हमने तो इतनी तरक्की करी है, हमने 93,000 तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए जी। हाँ, अब ये देखो तरक्की का मुझे लगता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देश की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए मोदी जी को तत्काल। देखो मोदी जी की प्रायोरिटी जो उन्होंने बता दिया है कि इस देश में रील की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा प्रमोट होगी। और अभी ऐसा प्रावधान किया है कि यूनिवर्सिटीज़ को कई सौ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो रील बनाना सिखाएंगे आगे। तो हमने तो रील की इंडस्ट्री बना दी जी। तो हो सकता है नए नए कोर्सेज आएंगे, उसके आपको फिर कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए नए नए कोर्स आएंगे और उसके माध्यम से चूँकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि रोजगार की अपार संभावना है, तो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए रील इंडस्ट्री के लिए। वो खुद भी बहुत ज़्यादा रील बनती है उनकी। हाँ, तो उनकी भी बनाएंगे। हो सकता है उसमें 1% कर दिया जाए कि जो भी रील बनाएगा उसमें AI सीमेंट में ऐसे घूम घूम के पूरा खाली करवा रखा है जी, वो घंटों खाली करवाया रखा है, वो घूम घूम के अपनी रील बनाते रहे। हाँ, सुरक्षा के नाम पे। और अब देखिए वैसे तो भाषा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अपने राष्ट्र की भाषा हिंदी है तो वो बोलनी चाहिए ढंग से, लेकिन उनकी अंग्रेजी को लेकर बहुत मजाक। क्यों बोलते हैं वो जबरदस्ती? वो दरअसल मैं कहीं सुन रहा था कि मैक्रो को भी ऐसा कर दिया उन्होंने। एक तो समझ में नहीं आता और आपने देखा होगा जब वो भाषण देते ना आजकल हिंदी में भी तो वो 1-2 सेंटेंस खा जाते हैं, क्योंकि उम्र का असर है। ऐसा नहीं है कि दो है, लेकिन वो गलगल हो जाती हैं एक आधे शब्द में। हाँ, वो खा जाते हैं। लवणेन भोज्यम पता नहीं क्या क्या कह देते हैं उस समय, है ना। थोड़ा सा है। हाँ, कुछ नहीं उनके साथ में दिक्कत है। हम तो खैर बेहद सम्मान करते हैं मोदी जी का। अब वो किसी से भी मिलते हैं ना तो बीच में मतलब 2 अंग्रेज से आप मिल रहे हो, अंग्रेजी आपको आती नहीं है और आप खी कर रहे हो बैठ के खां भी खां। वो अगला भी ऐसे अनकंफर्ट हो जाता है जी, उसको समझ आती नहीं, हंसना मजबूरी है, सामने से हंस रहा है। अब उसको फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं और उससे मिला एंजॉयड मुंबई और
उसने कहा होगा, कुछ भी कहा होगा। तो पहले क्या होता था, ये गलती से इसमें आवाज़ आएगी, वो म्यूट करके भेजते हैं। जो हमारे देश का मीडिया है, जो एजेंसीज हैं, उनको ये पता है, या उनको निर्देश होंगे कि आपने केवल भाव दिखाने हैं, वो भाषा नहीं होगी, उसमें आवाज़ नहीं आएगी। अब जब भी आवाज़ बाहर आ जाती तो वो अजीब-ओ-गरीब आवाज़ हो जाती। अब जो बाइडेन ने एक उसमें कह दिया था उनको, वो कह रहे थे कि आप भी हमारे जैसे एक छोटे से देश से आते हैं, आपका छोटा सा देश है, तो वो एक तरीके से उनको ह्यूमिलेट कर रहा था, बेइज्जती कर रहा था। लेकिन वो बोले थैंक यू भाई वो कहते हैं कि फिर जब शब्द नहीं रहते ना, तो वो दरअसल पढ़ लेते हैं कि भाई ये हंस रहा है तो अब मैंने भी हंसना ही है, कोई बात हंसने वाली ही होगी। और अगर वो सीरियस हो गया तो ये थोड़ा कैमरे के मतलब सच में कैमरा फेस तो ऐसा करते हैं मोदी जी। कलाकार हैं, महान कलाकार हैं, और उन्होंने उनके बचपन में वो नाटकों में हिस्सा लेते थे। मतलब कमाल ही है जी उनका। एक मजाल है, मतलब एक पिक्चर उनकी कहीं से चूक हो जाए ना वो तो फ्रेम में किसी को नहीं आने देते। उनके कपड़े, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो या कितना ही बड़ा नेता हो, वो सबसे आगे रहने की उनको बात है। अभी तो देखा तो था वो कौन बने उनके अध्यक्ष, मैं तो नाम भी भूल गया, कौन बने भाजपा के अध्यक्ष, नितिन नवीन। हाँ, नवीन प्रवीण जो भी है, तो उसको ही साइड से लगा दिया था। तो हम सोच रहे थे, महान कलाकार हैं, हम सोच रहे थे कि नड्डा मतलब बेचारे नड्डा की नहीं चलती। अब नड्डा तो फिर भी जहां तक दिख जाया करते थे। हाँ। ये तो बिल्कुल उससे भी वो निकले सर। उनके यहाँ ना एक तलाश की चयन प्रक्रिया चलती रहती है पूरे देश में कि इससे कौन है। हाँ, कि नड्डा से तो ये शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी नई भाजपा की शुरुआत हुई है। अब उनको रिप्लेस करने के लिए उनको यही व्यक्ति मिला, है ना। और थैंक गॉड कि आपके नितिन गडकरी हैं, वो नहीं बने, नहीं तो शायद थोड़ा सा कहीं रेजिस्टेंस आ जाता। अब आप देख ना, नड्डा का तो फिर भी नामो निशान बातचीत चलती रहती थी। अब ये तो साफ ही है बिल्कुल, इनका तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हाल है। अभी समझ रहे हैं कामकाज को, अब समझाया जा रहा है अभी लवणेन भोजन क्या कहते हैं वो नहीं हुआ। लवणेन भोजन मैं भी पता नहीं क्या, कुछ भी कह देते हैं वो। और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अब कितने, आप ये देखिए वो वीडियो देखिए आपने जिसमें वो बता रहे हैं कि जब अटैक करना था तो बादल थे, बारिश थी, तो कितना चेहरा देखिए आप उनका, क्या कॉन्फिडेंस है। तब मुझे लगा कि अगर अब क्लाउड भी है और रेन भी है और इस समय जो है वो हम रडार की पहुंच में नहीं आ पाएंगे। क्या अद्भुत मतलब आत्मविश्वास से भरा और लबरेज चेहरा है। मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण बात भी इतने ढंग से कहना आत्मविश्वास से, ये कोई हमारे प्रधानमंत्री से सीखे। अब तो इन पे खिंचना भी बंद हो गया सच तो, है ना। अब तो इन चीजों को ही मतलब और क्या करें। नहीं, इस पे एंटरटेनमेंट का साधन है। और पप्पू जो है वो राहुल है। पप्पू बने की बातें आप करते हो सारे दिन। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, जो सोनम वांगचुक है उसका 3 मिनट का भाषण है सर, उस पर 8 मिनट का अनुवाद करके दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 मिनट के भाषण का 8 मिनट का अनुवाद करके दे रहे हो। अब ये क्या इंटरप्रिटेशन है भाषण की। आप ये देखो कि एप्स्टीन के साथ जिनका नाम आ रहा है वो तो मंत्रालयों में बैठे हैं सर, और देश का जो एक अच्छा वैज्ञानिक है जिसने साइंस के क्षेत्र में काम किया है वो जेल में बैठा है जी। इस देश को कौन उबारेगा बताओ। एक एडवोकेट हैं, भारत में बड़े मशहूर एडवोकेट रहे हैं, वो अशोक अरोड़ा नाम है उनका, आजकल अमेरिका में है शायद। तो उनका इंटरव्यू में सुन रहा था इसी मामले, तो हरदीप पुरी का नाम उन्होंने रखा मरदीप पुरी, और इसी से बार बार उन्होंने संबोधित किया। तो वो ये कह रहे थे कि ये व्यक्ति जो है मरदीप पुरी, उनका सीनियर है हिंदू कॉलेज में दिल्ली में, कि उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो गधे पे चढ़ा के मुंह काला करके घुमाना चाहिए। और अफसोस है, और अमेरिका में लोग इस बात का आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा बंदा कैसे भारत के कैबिनेट में अभी तक है। लेकिन यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि सब डंका बज रहा है, और डंके की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि कुछ सुनाई नहीं देता। ना मोदी जी जो बोल रहे हैं ना वो समझ में आता है, ना सुनाई देता है, और जो इस देश में माहौल बना ना वो समझ में आ रहा है, चूँकि डंका बज रहा है। डंका बजा जी। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बात शुरू हुई थी और पता नहीं कहाँ हम पहुँचे हैं,
लेकिन वो रोल नहीं छोड़ वही अलोन इन भोजमवाड़ा। आप आनंद लीजिए। और A+B² A+B² C² 2AB कहाँ से आया, कहाँ से आया, सारा देश ढूंढ रहा है। सारा देश ढूंढ रहा। 100 व्यतीत में सब बहुत बुरा था, अब बहुत अच्छा हो रहा है, उसको एंजॉय आप कीजिए। जब स्थितियों पे जोर नहीं होता है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको देखिए और नियति को स्वीकार कीजिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करना, अपने मन के भावों को प्रकट किया करो और खुश रहा करो। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।